Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic College। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी साइकिल रहती हैं और वो कौन कौन सी साइकिलें कैसे रन करती हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एक्सेट्रा। नाउ वी आर स्टडी ऑफ टुडे ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। आप सभी जानते हो जो फॉस्फोरस होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है? आपके मिट्टी में। और मिट्टी कैसे बनती है? आपकी रॉक्स के टूटने के कारण। ठीक है, यानी फॉस्फोरस सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आपका रॉक्स में। रॉक्स में जो आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, ताप, धूप, बारिश की वजह से रॉक्स ब्रेक होती हैं और वो रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी सॉइल में। किस प्रक्रिया के थ्रू? अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप जो आपकी रॉक्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? आपकी सॉइल में। प्लांट किस में ग्रो करते हैं? सॉइल में। तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो फास्फोरस को एज ए खाद की फॉर्म में क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे या जब प्लांट उसे खाद की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट क्या करेगा? ग्रोथ करेगा यानी घास या जितनी भी पत्तियां आपकी ग्रोथ करेंगी और जिसके फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो भी आपके ग्रोथ करेंगे। उन प्लांट को कौन खाएगा? आपका एनिमल। ठीक है, जो वो आपका किसकी फॉर्म में? भोजन की फॉर्म में यानी फूड की फॉर्म में। तो आपका फॉस्फोरस किस में ट्रांसफर हो जाएगा? एनिमल में। एनिमल जब आपके मर जाते हैं तो वो कहाँ पे? मिट्टी पे सड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो फॉस्फोरस होता है वो अगेन किस में मिल जाता है? मिट्टी में। अब पानी से बहता हुआ जब रेन होगी तो वो फॉस्फोरस मिट्टी से बहता हुआ किस में चला जाएगा? रिवर में। ठीक है, रिवर आप सभी जानते हो रिवर कहाँ पे गिरती है? आपकी ओशियन में। तो ये आपका फॉस्फोरस अगेन ओशियन में कलेक्ट होता रहेगा हाई प्रेशर के अंदर। और भूगर्भीय उथल पुथल, ठीक है, टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर, उनकी वजह से जो आपकी रॉक्स हैं वो आपकी ऊपर आ जाती हैं और अगेन आपका फॉस्फोरस किस में प्राप्त हो जाता है? रॉक्स में। ठीक है, एक तो ये साइकिल है। और एक साइकिल ये है कि आपका रॉक सॉइल में आएगा और सॉइल्स में रेन के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? रिवर में चला जाएगा। और एक साइकिल आपकी ये प्लांट में जाएगा, एनिमल में जाएगा। ठीक है, ये आपकी साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं परितंत्र का सतत विकास। किसका? परितंत्र का सतत विकास। ठीक है, इसे समझो। इसका अभिप्राय विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम होता है, मेन एम क्या है? डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन उस डेवलपमेंट के द्वारा आपके इकोसिस्टम यानी आपका एनवायरनमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका एम यानी जो इसका लक्ष्य है वो वर्तमान और भविष्य की जनरेशन यानी जो आने वाले भविष्य की जो आपकी जनरेशन है, मनुष्य जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्स को सेफ रखना होता है। ठीक है, क्या रखना होता है? सेफ रखना होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि आप कोई ऐसा निर्माण करें। ठीक है, गवर्नमेंट अब ये देखती है कि अगर कहीं पे कोई निर्माण हो रहा हो या कोई भी डेवलपमेंट हो रहा हो तो वहाँ के इकोसिस्टम को कोई यानी वहाँ के पर्यावरण को कोई प्रभाव ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एरिया में आपका पेड़ लगा हुआ है, बड़ा पेड़ है नीम का, या तो वो पेड़ कटना नहीं चाहिए। आपका जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश करना चाहिए जैसे जो वो उसका जो रॉ मटेरियल वेस्ट निकल रहा है वो डायरेक्ट नदियों में ना गिरे, यानी वहाँ के पर्यावरण को वो दूषित ना करे। ये इसका मेन एम है। ठीक है, यानी इसमें मेन आपका डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दो। इसका अभिप्राय यानी द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट के साथ साथ यानी आपका डेवलपमेंट के टुगेदर आपका जो सेफ रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? सेफ, आपका एनवायरनमेंट सेफ रहना चाहिए। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेफ द एनवायरनमेंट टुगेदर डेवलपमेंट। ठीक है, इसका एम वर्तमान और भविष्य की जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्स को सेफ रखना होता है। ठीक है, और ये सेफ कैसे रहेंगे? यानी भविष्य की जनरेशन के लिए सेफ रहेंगे तो उसे कुछ आवश्यकता रहती है, यानी इनका जो मेन उपाय है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं पहला बात करूँ आपका, पहला क्या है आपका? क्रूड ऑयल, यानी जो आपका ऑयल है
ऑयल की खपत को कम करना। ठीक है, ऑयल की खपत को क्या करना, कम करना। ठीक है, अगर आपका ऑयल कम होगा, यानी आप सभी जानते हो जितने भी आपके डेवलपमेंट होता है मशीनों में, आपका इंडस्ट्री में, कहीं पे भी आपका ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑयल की खपत को क्या करना है, हमें कम करना है। और फोकस किधर करना है, हमें ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के थ्रू करना है, जो हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे। ठीक है, सेकेंड थिंग आ जाती है इसमें आपका वाहनों की संख्या को, ऑटोमोबाइल, ऑटो व्हीकल की संख्या को कम। सेकंड है इसमें ऑटो व्हीकल्स की संख्या को क्या करना, कम करना। ठीक है, यानी ऑटो व्हीकल्स की संख्या कम होगी तो आपका ऑयल ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका जितने भी आपके भूगर्भ के जल को, ग्राउंड वाटर को नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर को क्या रखना, सेफ रखना। क्योंकि जो आपने देखा होगा जितने भी आपके सॉलिड वेस्ट होते हैं उन्हें जब हम एक जगह स्टोर करते हैं तो उसमें से कई सारे जो हानिकारक कंपोनेंट या बैक्टीरिया होते हैं वो जमीन में रिसते हुए ग्राउंड वाटर को क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूँ, आपका पानी पीने के लिए आजकल आप देख रहे हो आरओ का यूज कर रहे हो, यानी एक ये पानी को प्योरीफाई करने की डेवलपमेंट है कि अधिक से अधिक लोगों को क्या हो, आपका प्योर पानी पीने को मिल सके। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक 100 लीटर पानी लेते हो ग्राउंड वाटर, तो उस 100 लीटर में से आपका 30 लीटर पानी ही आरओ क्या कर पाएगा, प्योरीफाई कर पाएगा, और बाकी के 70% को आप क्या करोगे, उसे बेकार कर दोगे या उसे नेक्स्ट बोरिंग के थ्रू आप उसे ग्राउंड में भेज दोगे। इससे क्या रहता है, इससे आपका ग्राउंड जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है, यानी हमें ग्राउंड वाटर को भी सेफ रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोल का उपयोग, यूजेस ऑफ कोल विल बी रिड्यूस। यानी कोयले के उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हमारी हानिकारक गैसें क्या है, अधिक से अधिक उत्सर्जित ना हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हो कोयले को जब आप बंद करते हो तो सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण आपका क्या होता है, पर्यावरण दूषित होता है। नेक्स्ट है आपका कीटनाशक एवं रासायनिक खाद या खाद कम प्रयोग करना। ठीक है, यानी कीटनाशक जो और आपकी केमिकल खाद होती है उसका हमें क्या करना चाहिए, कम से कम प्रयोग करना चाहिए खेती में। क्योंकि जितना हम कीटनाशक का प्रयोग और खाद का प्रयोग करेंगे उसके द्वारा जो आपकी सॉइल है वो क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, और सॉइल पे आपके प्लांट क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अभिप्राय विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी क्या रखना होता है, सुरक्षित रखना है। इसका एम वर्तमान और भविष्य की जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्स को सेफ रखना है। यानी इसके उपाय जो हैं उनकी आवश्यकता कौन कौन सी रहती है। फर्स्ट वन है आपका जी कंजप्शन ऑफ ऑयल इज रिड्यूस, यानी जो ऑयल की खपत है उसे कम करना चाहिए। ऑटो व्हीकल्स की जो संख्या है यानी नंबर ऑफ ऑटो व्हीकल्स विल बी रिड्यूस, ऑटो व्हीकल्स की संख्या को कम करना चाहिए। ग्राउंड वाटर को सेफ रखना चाहिए। यूजेस ऑफ कोल विल बी रिड्यूस, यानी कोल के उपयोग को कम करना चाहिए। कीटनाशक एवं खाद का कम प्रयोग करना चाहिए। ये इसके कुछ उपयोग है। ठीक है, ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आपका नेचुरल रिसोर्सेस। क्या है आपका, नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या रहते हैं, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्राकृतिक में आपकी प्राकृतिक अवस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति में
फ्री ऑफ कॉस्ट पाए जाते हैं। क्या हो गया? पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक में फ्री ऑफ कॉस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, आपका किसी भी आपका कंट्री है, कंट्री आपकी कब डेवलप हो पाएगी वो उसे नेचुरल रिसोर्स पे आपकी डिपेंड करती है। जैसे मैं बात करूं गल्फ कंट्री यानी अरब कंट्री, अरब कंट्री में आपका नेचुरल रिसोर्स क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऑयल। तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है उन कंट्री की किसके ऊपर है? आपकी ऑयल के ऊपर। और आप सभी जानते हो जो आपकी अर्थ है यानी दुनिया है, वर्ल्ड में सबसे डेवलप कंट्री कौन सी है? आपकी अमेरिका। अमेरिका क्यों है? क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास नेचुरल ऑफ रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें सभी आपके नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, चाहे आपका कोयला हो, ऑयल हो, वाटर हो, सब कुछ आपका अमेरिका में प्रेजेंट है। इसीलिए आपकी अमेरिका कैसी है? डेवलप कंट्री है। ठीक है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं देयर आर द टू टाइप्स। फर्स्ट वन आपका रिन्यूएबल, फर्स्ट वन क्या है आपका? रिन्यूएबल एंड सेकंड वन नॉन रिन्यूएबल। तो पहली हेडिंग है आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? ठीक है, वे संसाधन, इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखना है आप सभी को लिखना है। मैं अब स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम के नज़दीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा ज़्यादा और लिखवाऊंगा कम, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जितना आप इसे समझोगे उतना आप अधिक से अधिक लिख पाओगे। ठीक है, जो मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, और हो सके आप पेन और कॉपी निकाल लें तो मेरी वीडियो को बार बार देखें और वो मैं जो बोल रहा हूँ उसे साथ के साथ क्या करें? आप लिखते जाएं। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज यानी आपका अच्छे संसाधन क्या है? अच्छे संसाधन क्या कोई पता है? किसी को मालूम है? ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक में बहुत समय से प्रेजेंट हैं, जिनका उपयोग मनुष्य पुराने जमाने से करता आ रहा है। वे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य पुराने जमाने से करता हुआ आ रहा है, वे संसाधन आपके कहलाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, फॉर इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में फर्स्ट वन है आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज से पूरा समझाऊंगा मैं। सेकंड है आपका वाटर रिसोर्सेज। थर्ड वन है फिश रिसोर्सेज। फोर्थ वन है आपका वाइंड। सिक्स वन है आपका सोलर। सेवेंथ वन है आपका हाइड्रो एंड लास्ट वन आपका, ठीक है, ये है। ठीक है, इसकी देखो अलग से डेफिनेशन ये भी हो सकती है, ऐसे संसाधन जिनका पुनर्स्थापन हो सके। ठीक है, एक तो है कि पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है इनका जो पुनर्स्थापन है, यानी इनको हम दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए तो हम इन संसाधनों को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज से आपको क्या मिलता है? संसाधनों के रूप में जलाने के लिए लकड़ी। क्या मिलती है आपको? जलाने के लिए लकड़ी, घर बनाने के लिए लकड़ी, फल फूल, आपका गोंद, और इंडस्ट्री पर्पज के लिए डिफरेंट आपको थिंग्स मिलती हैं। ठीक है, और ये आपके किस में? रिन्यूएबल सोर्सेज में। ठीक है,
या रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे कह सकते हैं वे सोर्सेज जो आपका प्रदूषण प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। 3 डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। वे ऐसे सोर्सेज जिनके द्वारा आपका पर्यावरण दूषित नहीं होता, वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं, रिन्यूएबल या रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाते हैं। फर्स्ट वन है इसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिसमें वुड। नेक्स्ट है आपका वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या है आपका, क्योंकि ये भी रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल कैसे कि एक तो आपका जैसे पानी जब हीट होता है, ठीक है, पानी के द्वारा क्या करोगे आप, पानी को हम गर्म करते हैं, हीट होगा तो उसकी वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाती है, बादल में प्राप्त हो जाती है, और बादल के रूप में वो अगेन किस पे, पृथ्वी पे आ जाती है, ठीक है। ये और इसका जो यूज करते हैं हम, वाटर रिसोर्सेज का यूज किस में करते हैं, यानी इसका जो रिन्यूएबल सोर्स कैसे है, इसका यूज करते हैं हम खेती के लिए और हम पीने योग्य पानी के लिए, जिसके द्वारा आपका वातावरण भी दूषित नहीं होता। तो ये वाटर रिसोर्सेज है, ठीक। नेक्स्ट है फिश रिसोर्सेज। फिश कैसे है, प्राकृतिक जमाने में आपका मछलियों के द्वारा आप क्या प्राप्त करते थे, ऑयल प्राप्त करते थे, ठीक है, ऑयल प्राप्त करते थे, जिस ऑयल के द्वारा वो आप क्या करते थे, दीपक जलाते थे, और मछलियाँ आपके द्वारा ही आप खाद्य पदार्थों के रूप में यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी यह एक सीमित ऊर्जा है, ठीक है, सीमित नहीं है, ठीक है, यानी ये भी आपकी पेड़ों के ऊपर डिपेंड होती है, और इसके द्वारा आपका पवन चक्की चलाते हैं। पवन चक्की चलाने से के कारण आपकी क्या प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, यानी इससे भी आपका पर्यावरण दूषित नहीं होता। ऐसे ही है आपका सोलर एनर्जी, ऐसे ही है आपका हाइड्रो एनर्जी, और नेक्स्ट 8 वन है आपका टाइडल एनर्जी। ये सभी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ठीक है, ये सभी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जिनका उपयोग करने पे आपका वातावरण क्या नहीं होता, दूषित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सेकंड टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वे एनर्जी सोर्सेज जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। रिन्यूएबल को आप एक बार यूज कर लेंगे तो आप उसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल को आप दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। वे एनर्जी सोर्सेज जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद हम इन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, और जिनका उपयोग करने से आपका वातावरण क्या होता है, दूषित हो जाता है, वे एनर्जी सोर्सेज क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एग्जाम्पल कोल, नंबर 2 पेट्रोलियम ऑयल, नंबर 3 न्यूक्लियर फ्यूल, नेक्स्ट आपका मेटल कोर, और नेक्स्ट है आपका बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको कॉयल हो गया, नेट पेट्रोलियम ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल या मेटल कोर, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, आप क्या कहोगे, प्राकृतिक ऐसे सोर्स जो प्रकृति में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट रहते हैं, जिनके द्वारा हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। देयर आर द 2 टाइप, फर्स्ट वन आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, देयर आर द 2 टाइप, फर्स्ट वन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सेकंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, पहला है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या रहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वे सोर्स होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने पे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, तथा जिनका उपयोग करने के बाद आपका वातावरण दूषित नहीं होता। देयर आर द फॉर मैनी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फिश रिसोर्स, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और टाइडल एनर्जी। नाउ वी आर डिस्कस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद, यानी अगर मैं एक बार इन्हें उपयोग कर लूँगा तो मैं इन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 100 रुपये की पेट्रोल डलवाते हो, एक बार आप उसका उपयोग कर लेते हो, आप बाइक को चला लेते हो, क्या फिर उस पेट्रोल को दोबारा से उपयोग में ला सकते हो? नहीं, क्योंकि वो आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही आपका कोयला,
यानी वे एनर्जी सोर्स जिन्हें एक और उपयोग करने पे हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, वे एनर्जी सोर्स कहलाते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और जिनका उपयोग करने से आपका वातावरण दूषित होता है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर स्टडी ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आपकी यूनिट 1 अब कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर स्टडी ऑफ यूनिट सेकंड। द यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, ठीक है। मेनली सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एयर का जो एयर क्या रहती है। आप सभी जानते हैं जो एयर यानी वायु रहती है वो डिफरेंट गैसों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। सबसे पहले ऐसी हम पढ़ेंगे ऐसी आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। आपकी जो एयर रहती है उसमें कौन कौन सी गैसें आपकी प्रेजेंट रहती हैं। जैसे आपकी नाइट्रोजन है, जो आप सांस ऑक्सीजन लेते हो, यानी जो हवा लेते हो, उसमें जो आपकी नाइट्रोजन रहती है वो कितने परसेंट रहती है, 78%। आपकी ऑक्सीजन कितनी रहती है, 20.94%, यानी लगभग 21%। ऑर्गन गैस कितनी रहती है आपकी, 1%, ठीक है। 78 ये 21 ये कितनी होगी आपकी, 98। 1% आपकी ऑर्गन, 99। और अगेन जितनी भी आपकी सारी गैसेज रहती हैं आपकी इन्वायरमेंट में वो आपकी 1% में रहती हैं, ठीक है। उन गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं, CO2, नियोन, NO2, SO2, CO, जीनोन, अमोनिया, ओजोन, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी आपकी जो मेन गैस होती है वो आपकी 3 गैस रहेंगी। फर्स्ट वन है आपकी नाइट्रोजन गैस 78%, सेकेंड वन है आपकी ऑक्सीजन गैस 21%, और नेक्स्ट वन है आपकी ऑर्गन गैस 1%, ठीक है। और बाकी की 1% में आपकी रिमेनिंग जितनी भी गैस हैं वो गैसें कहलाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेफिनेशन, यानी जो आपका वायु प्रदूषण है आप उसे कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति यानी कंडीशन है जिसमें एटमॉस्फेयर में ऐसे पदार्थ स्टोर या एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। यानी वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो आपका वातावरण होता है उसमें क्या एकत्रित हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं आपके पदार्थ, ठीक है। वो कुछ भी हो सकते हैं पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य और वो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपका, जब आपका धुआं होता है, ठीक है, आप देखोगे बहुत सारा आग लग जाती है तो वहाँ पे धुआं उठता है, यानी वहाँ पे धुआं क्या हो गया, स्टोर। अब वो धुआं क्या करेगा, वहाँ के जितने भी मनुष्य रहते हैं आसपास उनके लिए क्या करेगा, हानिकारक है, क्योंकि जब वो सांस लेंगे वो धुआं उनके अंदर जाएगा जिससे उन्हें लंग्स का उनके क्या हो जाएंगे, डैमेज। और वही धुआं जब प्लांट से होकर गुजरेगा तो आप देखना प्लांट की लीफ से ब्लैक कलर का वो जम जाता है, जिससे कि प्लांट क्या है आपके फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन। नेक्स्ट है, यानी जो आपका वायु प्रदूषण होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसे हम बोलते हैं एरोसोल्स। एरोसोल होता है आपका वायु कण, वायु कण क्या कहते हैं, एरोसोल क्या होता है, वायु कण, ठीक है। वायु वाला एरोसोल क्या होता है, वायु कण, यानी वे सूक्ष्म और ठोस कण, क्या लिखा है, वे सूक्ष्म यानी माइक्रो, और सॉलिड कण यानी पार्टिकल्स जो इन्वायरमेंट में रह के उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं, यानी प्रदूषित करते हैं, ठीक है। वे सूक्ष्म व ठोस कण जो वातावरण में रह के उसे दूषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एरोसोल्स कहलाते हैं, यानी वायु कण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायु कण कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 डस्ट यानी धूल। जब आंधी चलती है तो आपने देखा होगा धूल उड़ती है, जिसकी वजह से आपका वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका स्मोक यानी धुआं। जब कहीं पे आग जलाते हैं तो आप देखोगे धुआं उठता है, तो जिससे उसका आसपास की जो वायु कैसे हो जाती है, दूषित हो जाती है। नेक्स्ट वन है आपका फ्लाइंग ऐश यानी आपकी राख। जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से काफ़ी राख उड़ती है, जिसकी वजह से आपका वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट वन है फोग यानी कोहरा।
कोहरा जब पड़ता है तो उसमें जो आपकी हानिकारक गैस हो जाती है वो लिक्विड के साथ मिक्सचर हो जाती है, यानी मॉइस्चर के फॉर्म में रहती हैं, जिसकी वजह से आपका वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट वन है फ्यूम या दुर्गंधयुक्त धुआं। दुर्गंधयुक्त धुआं, आप सभी देखो जैसे रोड पे जाते होगे तो आपने देखा होगा लोग पन्नी जला देते हैं और कचड़े को जला देते हैं, तो वहाँ से दुर्गंधयुक्त धुआं निकलता है। उस धुएं के आसपास जितनी भी वातावरण एयर होती है वो कैसी हो जाती है, वो भी आपकी दूषित हो जाती है, जिससे कि वहाँ की आसपास की एयर कैसी हो जाएगी, आपकी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका आपने क्या क्या पढ़ा अभी, कंपोजिशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर का कंपोजिशन क्या क्या है। नेक्स्ट आपने पढ़ा आपका डेफिनेशन क्या होती है एयर पॉल्यूशन की, और जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किन कणों के द्वारा होता है, यानी एरोसॉल के द्वारा। ठीक है, उन कणों के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, क्या है आपका सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट वन नेचुरल यानी प्राकृतिक, सेकंड वन मैन मेड यानी कृत्रिम। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट होता है प्रदूषक, ये क्वेश्चन याद रखना कि वो पॉल्यूशन पूछ रहे हैं या प्रदूषण, पॉल्यूटेंट पूछ रहे हैं। पॉल्यूटेंट होता है प्रदूषक, ठीक है, प्रदूषक, और पॉल्यूशन होता है आपका प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण और प्रदूषक में काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, देयर आर द टू टाइप्स। फर्स्ट वन है आपका नेचुरल। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं आपकी पहले देख लो, फिर मैं आपको पूरा पढ़ बताऊंगा। एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, वातावरण की प्रक्रिया है। ठीक है, सेकंड है आपका एरोसेल यानी वायु कण, क्या है आपका वायु कण। ठीक है, थर्ड वन है आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। नेक्स्ट है आपका वॉल्केनिक ऐश एंड गैसेस। ठीक है, अब देखो जैसे आपका मैंने बात करी थी, पहला टॉपिक क्या है आपका एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक क्या है आपकी रिएक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन में क्या रहते हैं, जब आंधी और तूफान आते हैं, आंधी और तूफान यानी जो ये वातावरण में तो होती है ये सारी क्रिया, जो आंधी आती है, जब आंधी और तूफान आती है तो वो धूल को भी उड़ा देती है, धूल को भी उड़ा देती है, धूल मिट्टी भी उसके साथ उड़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी वो वायु कैसे हो जाती है, दूषित हो जाती है। एटमॉस्फेरिक रिएक्शन में नेक्स्ट है आपका परावैंगनिक सौर विकिरण। परावैंगनिक सौर विकिरण के द्वारा भी आपकी वायु कैसी हो जाती है, दूषित हो जाती है। ठीक है, एरोसोल मैंने आपको बता ही दिया था। एरोसोल में यानी ये भी प्राकृतिक है, जो आपकी धुआं और धूल उड़ती है वो भी कैसी है, प्राकृतिक उड़ती है। ठीक है, और इसमें जो स्मोक होता है, जो जंगलों में आग लग जाती है, वो भी प्राकृतिक है। फ्लाई ऐश जो रहती है आपकी, वो भी आपकी ज्वालामुखी से निकलती है। फॉग कोहरा भी आपका नेचुरल बनता है। और नेक्स्ट है आपका फ्यूम यानी दुर्गंधयुक्त, या जो आपके जीव जंतु जब मर जाते हैं तो वहाँ से आपकी दुर्गंध आने लग जाती है। ये सब किस में आ जाएंगे, एरोसोल्स में। रेडियो एक्टिव मिनरल्स, रेडियो एक्टिव मिनरल्स यानी जब आपका जो आपके रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं यूरेनियम 235, जब उनसे क्या रहता है, जब आपके वो रिएक्शन करती हैं तो वहाँ से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। उन रेज के द्वारा या उन जो आपका वहाँ से डिफरेंट हानिकारक रेज और गैसेज निकलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वॉल्केनिक एसिड, ज्वालामुखी की धूल और गैस। आप सभी जानते हो जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारी धूल निकलती है, धूल यानी राख निकलती है। वो राख आपकी कहाँ पे मिल जाती है, आपकी वातावरण में मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और वॉल्केनो, जब आपको जो सक्रिय वॉल्केनो होते हैं उनसे लगातार आपकी हानिकारक गैसें, नाइट्रस सल्फर ऑक्साइड गैसें आपकी लगातार निकलती हैं और वो वातावरण में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपका क्या रहता है, वातावरण दूषित हो जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ वी आर स्टडी ऑफ मैन मेड यानी कृत्रिम सॉल्यूशन। ठीक है, मैन मेड सॉल्यूशन में पहला है आपका कंबशन यानी ज्वलन। कोयला, प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने पे सल्फर नाइट्रोजन गैस निकलती है, आपको मालूम है। सल्फर नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, वो सभी कैसे निकलती हैं आपके फ्यूल को जलाने पे। ठीक है, कोयला हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, या कुछ भी जलाने पे वो गैसें निकलती हैं और उनके द्वारा वो गैसें किस में मिल जाती है, वायु में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपका वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एमिशन।
तेल शोधक कारखानों, उपद्रव कारखाने यानी जो आपकी रिफाइनरी होती हैं, जो आपके यूरिया के जो इंडस्ट्री होती हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री जो होती हैं आपके, और रासायनिक कारखाने जो होते हैं, उनमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट गैसें वहाँ से क्या निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि वो आपकी गैसें छोड़ती हैं, क्योंकि इनमें कई सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, आपकी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, किसी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो वहाँ से क्या है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फ्लोराइड और डिफरेंट डिफरेंट स्मेल भी निकलते हैं, जिसकी वो स्मेल आपकी कहाँ पे चली जाती है, वातावरण में, तो वो वहाँ की वायु को क्या कर देती है, दूषित कर देती है। सोशल एक्टिविटी, सामाजिक क्रियाकलाप, आपने सामाजिक यानी मनुष्य के द्वारा, आप सभी जानते हो छतों पे जो रहती हैं, रोशनदान की व्यवस्था ना होने के कारण लैंप को जलाते हैं लोग बाग, सर्दियों में आग जलाते हैं लोग बाग, घरों का जो कूड़ा करकट होता है उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि आपकी दुर्गंधयुक्त धुआं और गैस डिफरेंट डिफरेंट गैसें निकलती हैं, जो कि वातावरण को क्या कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक पावर एक्टिविटी, यानी एटॉमिक पावर, जो आपके एटॉमिक प्लांट होते हैं, एटॉमिक पावर यानी जब आपका ब्लास्ट होता है तो वहाँ से आपकी डिफरेंट डिफरेंट हानिकारक गैसें निकलती हैं। ठीक है, बम विस्फोटक हुए आपके, और जो आपके जो यूरेनियम की जब खुदाई करते हैं तो वहाँ से आपकी धूल निकलती है, वो धूल वातावरण में जाके आपके वातावरण को क्या कर देती है, दूषित कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट एंड जो आप एयर पॉल्यूटेंट होता है आप उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे रहें, सेफ रहें। ठीक है, धन्यवाद।